नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर लोकेश गर्ग, ऑर्थोपेडिक ऑन्कोसर्जन, एटर्नल ऑर्थोपेडिक गुरुग्राम से। आज हम बात करेंगे बोन सिस्ट के बारे में, मतलब कि बोन की गांठ के बारे में। आपने हो सकता है कभी सुना हो कि किसी मरीज को हड्डी में गांठ हो गई है, या आपके किसी रिलेटिव को या किसी और आपके जानकार को किसी डॉक्टर ने बताया होगा कि उसकी हड्डी में गांठ हो गई है। तो एक बड़ा अजीब सा सुनने को लगता है कि हड्डी में भी गांठ हो सकती है क्या? तो हाँ, हड्डी में भी गांठ हो सकती है, और हड्डी में गांठ कई तरीके की हो सकती है। तो आज हम उसके बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा करें। हड्डी में गांठ तीन टाइप की हो सकती है। या तो वो कोई सिंपल गांठ है, मतलब कि बिनाइन ट्यूमर है, या फिर हो सकता है वो कैंसर हो, मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर, या फिर वो हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो। बिनाइन ट्यूमर की अगर बात करें तो मैं उनके कुछ नाम बता देता हूँ, जैसे कि एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट एबीसी, यूनिकैमरल बोन सिस्ट जिसे हम सिंपल बोन सिस्ट भी बोलते हैं यूबीसी, या फिर जॉइंट सेल ट्यूमर जिसे हम बोलते हैं जीसीटी। ये तो वो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जिसका ट्रीटमेंट करना होता है। अगर इनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये गांठें फैलती जाएगी, बड़ी होती जाएगी और उसी हड्डी को खराब करती जाएगी। बट ये वो गांठें होती है, ये वो बीमारी होती है जो किसी दूसरी जगह पर नहीं फैलेगी। मतलब ये बिनाइन होती है, सिंपल गांठ होती है, ये उसी हड्डी को खराब करेगी जहां पर ये बनी है, बट ये किसी और शरीर में जाकर नहीं फैलेगी। बट इनका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है। कुछ ऐसी गांठें होती हैं जिनका ट्रीटमेंट जरूरी नहीं होता, मतलब वो ट्रीटमेंट मतलब एक इंसिडेंटली हमें मिल जाती है एक्सरे की वजह से। बट अगर वो सिम्टोमेटिक होती है या कोई सिम्टम्स देती है, जैसे कि पेन या फिर कोई पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, तो हमें उसका ट्रीटमेंट करना होता है। अदरवाइज हमें उन गांठों को सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है रेगुलर चेकअप के साथ। तो वो गांठें होती हैं जैसे कि फाइब्रस डिस्प्लेजिया, कॉन्ड्रोमिक्सोइड फाइब्रोमा, नॉन ऑसिफाइंग फाइब्रोमा, एनकॉन्ड्रोमा। अब हम बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। ये बीमारी फैल सकती है, किसी दूसरे ऑर्गन में जा सकती है, किसी दूसरी हड्डी में जा सकती है, और इसका ट्रीटमेंट बहुत ही एग्रेसिवली करना होता है। और अगर इसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं करवाते हैं तो फिर पेशेंट को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है, जैसे कि इविंग सार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, या फिर मेटास्टेटिक बोन डिजीज। मतलब वो बीमारी जो किसी दूसरे ऑर्गन के कैंसर है और वो हड्डी में चली जाए तो वो भी एज अ बोन सिस्ट की तरह प्रेजेंट कर सकती है। फिर तीसरी टाइप की गांठ होती है जैसे कि इन्फेक्शन। इन्फेक्शन वो किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई फंगल इन्फेक्शन हड्डी के अंदर हो जाए और वो एक ऑस्टियोमाइलाइटिस हम बोलते हैं उसको टेक्निकल वर्ड में, तो वो प्रेजेंट कर सकता है गांठ की तरह से। तो अब हम इनको गांठों को अगर हम बात करें कि इनका डायग्नोसिस कैसे बनता है, इनको कैसे मैनेज करना चाहिए, तो सबसे पहले अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है कोई डायग्नोसिस के साथ या किसी कंप्लेंट के साथ या किसी एक्सरे के साथ, कभी कभी हमारी ओपीडी में आते हैं, तो सबसे पहले हम पेशेंट के सिम्टम के बारे में जानते हैं। सिम्टम जैसे कि अगर पेशेंट को आएगा पेन, अब पेन के कैरेक्टर के बारे में हम जानते हैं कि वो पेन हमेशा रहता है, या वो मतलब पेन उसको कितना बोदर कर रहा है, काफी ज्यादा तकलीफ दे रहा है या हल्की फुल्की तकलीफ दे रहा है, या फिर वो पेशेंट का जो दर्द है सुबह शाम कम ज्यादा होता है, या फिर वो नाइट क्राइज दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि पेशेंट सोने के बाद वो दर्द की वजह से अगर नींद खुल रही है या नहीं खुल रही है, या फिर उसको उस पेन की वजह से सोने में कोई तकलीफ आ रहा है, या कुछ करने से वो पेन बढ़ रहा है या नहीं। उस पर्टिकुलर हड्डी में अगर कुछ काम करना स्टार्ट करता है, जैसे कि अगर वो गांठ पैर में है तो उसको एकदम वजन लेने से पेन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, अगर वो हाथ में है तो कुछ वजन उठाने से पेन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, अगर वो कमर में है करवट लेने से या पोजीशन चेंज करने से उसका पेन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, या कुछ करने से उसका पेन कम तो नहीं हो रहा, या फिर जैसे कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर पेन किलर लेने से उसका पेन खत्म हो जाता है क्या। तो ये सब चीजें हम जानते हैं कैरेक्टर के बारे में, पेन के कैरेक्टर के बारे में। अदर कंप्लेन हम ये देखते हैं, पूछते हैं कि कहीं उसको गांठ तो नहीं है, कुछ स्वेलिंग तो नहीं है, अगर कोई सूजन है तो सूजन कब से है, उसका साइज कैसा है, साइज अचानक तो नहीं बढ़ रहा। तीसरा कंप्लेन होता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, या फिर जैसे कि चल कुछ करते करते अचानक पेशेंट का फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, बिना कुछ छोटा सा काम करे हुए, या फिर हल्का सा वजन डालते ही हड्डी टूट जाए, या फिर हो सकता है कुछ खेल रहा हो हल्का सा गिर गया और ज्यादा जोर से नहीं गिरा फिर भी उसको फ्रैक्चर हो जाए, या फिर बाथरूम में फिसलते ही उसको फ्रैक्चर हो जाए, तो हम ये उस कैटेगरी में रखते हैं कि ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है। तो फिर उसके बाद हम पेशेंट को जानते हैं इसकी हिस्ट्री।
हिस्ट्री मतलब कि हम उसके बारे में जानते हैं, पेशेंट को कोई पुराना ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा था, उसकी फैमिली में कोई ऐसी सेम प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। अगर हम जैसे कि हम बात करें, कोई पेशेंट है कि मोर देन एज 40 है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि ऐसा तो नहीं है 5 साल पहले या 10 साल पहले उसका किसी कैंसर का ट्रीटमेंट चला हो, किसी ब्रेस्ट कैंसर का, किसी लंग कैंसर का, क्योंकि उन पेशेंट के सर्वाइवर में भी चांसेस रहते हैं कि वो कैंसर वापस प्रेजेंट कर जाए और वो हड्डी के अंदर आ जाए। इसलिए हमारे लिए हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। या फिर हम ये भी जानना चाहते हैं कि पेशेंट को ऐसा तो नहीं है कि मल्टीपल गांठें उसकी बॉडी के अंदर हो, कि वो पर्टिकुलर किसी एक गांठ दिखाने के लिए हमारे पास आया है जहां उसको पेन हो रहा है, बट ऐसी ही सिमिलर गांठ उसकी बॉडी के अलग अलग विभिन्न हिस्सों में तो नहीं है। तो ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है। या फिर ऐसा तो नहीं है उसकी बॉडी में अंदर कोई कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी तो नहीं है, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे हम ये जानते हैं कि पेशेंट किसी कंजेनाइटल सिंड्रोम से ग्रसित तो नहीं है। कंजेनाइटल सिंड्रोम एक ग्रुप ऑफ बीमारियां होती हैं जो कि एक पेशेंट को हो जाती है, तो उससे हमारा डायग्नोसिस बनाना बहुत ईजी हो जाता है। तो आगे हम डायग्नोसिस की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पेशेंट को एज वाइज कैटेगराइज करना चाहिए। मतलब कि हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो गांठ किस पेशेंट को है एज वाइज। तो एज में हमारा जो क्राइटेरिया रहता है, सबसे पहले हम पेशेंट को लेस देन 40 ईयर एंड मोर देन 40 ईयर दो हिस्सों में बांट देते हैं। अगर वो पेशेंट 40 ईयर से एज कम है तो हमारा 3 डायग्नोसिस की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है। जैसे कि या तो पेशेंट को कोई भी हड्डी की गांठ है, तो हो सकता है कि उन 3 डायग्नोसिस में से ही उसको वो मेन डायग्नोसिस हो। 3 डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि बिनाइन बोन ट्यूमर, मेलिग्नेंट बोन ट्यूमर या फिर कोई इन्फेक्शन। बट अगर वही पेशेंट मोर देन 40 ईयर के साथ हमारे पास प्रेजेंट करता है तो सबसे पहला हमारा शक जाता है मेटास्टेटिक बोन डिजीज या फिर कोई माइलोमा या फिर कोई लिम्फोमा। ये एक टाइप के मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं। मेटास्टेटिक बोन डिजीज मतलब कि वो किसी और ऑर्गन का कैंसर जो कि हड्डी में आ गया है। माइलोमा एंड लिम्फोमा एक टाइप के ब्लड कैंसर होते हैं जो कि हड्डी में गांठ की तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा हमारा लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हो सकता है कि वो गांठ कोई इन्फेक्शन हो। तो अब हम नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए बेसिक इन्वेस्टिगेशन रहती है एक्सरे। एक्सरे एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होती है। उसमें हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम एक्सरे एडवाइस करें तो पेशेंट की वो हड्डी पूरी स्कैन होनी चाहिए जिसमें की गांठ है। मतलब कि हमें उस हड्डी के प्रॉक्सिमल जॉइंट और डिस्टल जॉइंट दोनों जॉइंट हमें दिखने चाहिए। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपने पेशेंट्स के जो भी एक्सरे होते हैं हमेशा डाइकोम इमेजेस में मंगवाता हूँ और उसे मैं अपने ही सिस्टम पर देखता हूँ। उससे क्या होता है कि मैं उन एक्सरे को जूम करके देख सकता हूँ, उनका कंट्रास्ट वगैरह चेंज कर देख सकता हूँ, तो उससे डायग्नोसिस बनाने में बहुत इजी हो जाता है। और हम कुछ माइन्यूट कैरेक्टर्स भी देख सकते हैं जूम करके या फिर कंट्रास्ट चेंज करके। और उसके अंदर हमें गांठ के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हमें देखकर कुछ डायग्नोसिस के बारे में बताते हैं। जैसे कि वो गांठ कोई हड्डी खा रहा है या फिर वो गांठ कुछ हड्डी बना रहा है, एक्स्ट्रा बोन तो नहीं बना रहा। अगर वो हड्डी खा रहा है तो हम मानते हैं कि जैसे कुछ हो सकता है कि बिनाइन ट्यूमर हो या फिर कोई मलिग्नेंट ट्यूमर हो। अगर वो हड्डी बना रहा है तो हो सकता है कि हमारा ओस्टियोसार्कोमा की तरफ डायग्नोसिस चला जाए या कॉर्नोसार्कोमा की तरफ चला जाए या फिर ओस्टियोइड ओस्टियोमा। ओस्टियोइड ओस्टियोमा भी एक टाइप का बिनाइन ट्यूमर होता है बोन का, जो कि पेनफुल बोन ट्यूमर होता है। फिर हमें देखना होता है एक्सरे के अंदर पेरिओस्टियल रिएक्शन, मतलब कि अगर उसको जो सॉफ्ट टिश्यू होता है बोन के अराउंड वो कैसे रिएक्ट कर रहा है उस गांठ के लिए। फिर हमें देखना होता है कि वो जो गांठ है क्या हड्डी की कॉर्टिकल ब्रीचेस कर वो बाहर सॉफ्ट टिश्यू में तो नहीं चला गया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। उससे हम पता करते हैं कि वो हड्डी कितनी ज्यादा खतरनाक है, कितनी तेजी से वो बढ़ रही है। फिर नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन होती है हमारी एमआरआई। एमआरआई हम हमेशा कंट्रास्ट कराते हैं विद डिफ्यूजन वेटेड इमेजेस के साथ। और एमआरआई स्कैन में हमें हमेशा वो पूरी हड्डी को स्कैन करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को स्कैन कर दिया जहां पर वो गांठ है। एमआरआई जब भी किसी हड्डी की गांठ के लिए हो रही होती है तो रेडियोलॉजिस्ट को खुद ही उस पूरी हड्डी को स्कैन करना चाहिए। उससे हमें आगे जाके फ्यूचर में सर्जिकल प्लानिंग में इजी रहता है। और हम फिर ये भी देख सकते हैं कोई वैसी ही गांठ सेम हड्डी में कहीं दूसरे एरिया में तो नहीं है, तो उससे भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है डायग्नोसिस बनाने के। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे लिए बायोप्सी। बायोप्सी एक फाइनल स्टेप होता है जिससे कि हमको थोड़ा सा टुकड़ा लेके उस गांठ में से जांच के लिए भेजते हैं और हमें डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। धन्यवाद।